Hello students, here I am with you with a new chapter of class 9th Nazism and Rise of Hitler. देखिए, अनफॉर्चुनेटली हिटलर एक ऐसा डिक्टेटर है जिसके बारे में पढ़ने का और जानने का बहुत लोगों को, यंगस्टर्स को भी, बहुत लोगों को ये एक हिस्टोरियंस ने भी काफी कुछ लिखा है उनके बारे में. ही वॉज अ नो डाउट इन फेमस डिक्टेटर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग आपको बताती हूँ हिटलर के बारे में, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में बिसाइड्स दिस चैप्टर. हिटलर का बचपन बहुत खराब बीता था एंड वेरी मच इन पॉवर्टी, बहुत गरीबी में, और बड़ा ही जैसे कि फैमिली, बहुत ब्रोकन फैमिली को बिलोंग करते थे वो. और उन खुद एज अ चाइल्ड, जैसे बच्चे में होता ही है, वो बहुत सॉफ्ट थे, सॉफ्ट हार्टेड थे वो. और वो फाइन आर्ट्स में प्रोसीड करना चाहते थे वो. बट जो उनके फादर थे, उन्होंने, क्योंकि वो खुद आर्मी से थे और वो अपने बेटे को, उन्होंने कुछ नोशंस, नोशंस आप समझते होंगे, उन्होंने कुछ ऐसा दिमाग में डाल दिया था कि तुम लड़के हो और लड़कों को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, लड़कों को स्ट्रांग होना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, एंड लाइक दिस. उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा, नॉट ओनली ऑन हिटलर, but not only on Germany, but on the whole world, that in return what we got is a very infamous dictator, हिटलर, जिसके कारण जो है वो, आप ये देखिए कि कितने लोग तबाह हुए, कितने ज्यूज मारे गए और बुरी तरह से मारे गए. खैर, नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि ये उस टाइप की वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. मैं आपसे चाहती हूँ कि आप ये पूरी मेरी वीडियो देखिएगा और सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ. और ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ लाइक, बट मतलब आई हैव रेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लास 9, 10, और थॉरली, बहुत अच्छे से मैंने और भी बुक्स पढ़ी हैं. तो ये चैप्टर आपका जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक मूवी होती है ना, उस तरीके से लीजिएगा इसको. फ्लैशबैक में मूवी चलेगी. ये जो है, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं, पूरा चैप्टर फ्लैशबैक में चलेगा. अभी हम प्रेजेंट बात कर रहे हैं. ये कहानी से स्टार्ट है और ये कहानी इमेजिनेटिव नहीं है, रियल है ये. कि स्प्रिंग सीजन था 1945 का. 11 साल का बच्चा जिसका नाम था हेलमेट, ही वॉज लाइंग इन बेड, और उसने पेरेंट्स को, जैसे कई बार आप छोटे होते हैं ना, पेरेंट्स को कुछ बात करते हुए सुन लेते हैं उस समय, क्योंकि आपकी छोटी एज होती है, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट और कोऑर्डिनेट द इवेंट्स, लेकिन आप बात सुन लेते हैं बस. उसका क्या असर रहा आप ये देखिए. बहुत मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो इंफॉर्मेटिव भी हैं, सरप्राइजिंग भी हैं, शॉकिंग भी हैं, बहुत सारा मिक्सचर है इसमें. वो बेड पे था और उसने अपने पेरेंट्स को सुना डिस्कशन करते हुए, बहुत सीरियस टोन में. उसके फादर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिशियन थे, उन्होंने अपनी, विद हिज वाइफ ही वाज टॉकिंग कि अब वो टाइम आ गया है कि मुझे या तो पूरी फैमिली को किल करना पड़ेगा, या मुझे सुसाइड अकेले करूंगा. और इसके फादर, हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ, क्योंकि उस फादर कह रहे थे कि एलाइज जो हैं अब हमारे साथ, एलाइज कौन है वो मैं अभी बाद में बताऊंगी, एलाइज हमारे साथ वो सब करेंगे जो हमने ज्यूस के साथ किया, क्रिपल करेंगे. और जैसे हमने जूस को क्रिपल किया था, ऐसे ही एलाइज हमारे साथ भी यही करेंगे. नेक्स्ट डे फादर बेटे को बहुत खुशी खुशी, जैसे पिकनिक के लिए, एक अच्छा टाइम बिताने के लिए एक साथ लेके जाते हैं और पुराने सॉन्ग्स वगैरह याद कर रहे हैं. हेलमेट के फादर ने बाद में उसको पिकनिक से लेकर आए, ऑफिस में अपने आप को शॉट कर लिया. हेलमेट को याद आता है कि उसने अपने फादर की ब्लड में, बहुत ब्लड में यूनिफॉर्म थी उसके फादर की, वो उसके फैमिली फायर प्लेस पे जलाई जा रही थी. और एक छोटा सा 11 साल का बच्चा, आप देखिए क्या होता है 11 साल का बच्चा. एंड ही वॉज सो मच, 5th या 6th क्लास में होगा वो, ही वॉज सो मच ट्रॉमेटाइज्ड, दहशत भरा था वो, दैट ही
was so traumatized that by what he had overheard and what had happened. मतलब जो उसने सुना था वो सुन के इतनी समझ में तो नहीं आया उसको, लेकिन जो उसने सुना था वो सुन के, और एंड क्या हुआ, he reacted to eat at home for the following 9 years. उसने रिएक्ट किया कि घर का खाना नहीं खाएगा ना, 9 साल तक उसको डर था कि कहीं उसकी मदर ने खाने में पॉइजन तो नहीं मिला दिया, जैसे उसके फादर ने अपने आप को मार लिया, तो कहीं वो फैमिली मारने के लिए पॉइजन तो नहीं मिला दिया। आप देख रहे हैं कितना हॉरिफाइंग है, और ये रियल है ये। ऑल्दो हेलमेट मे नॉट हैव रियलाइज्ड, उसको पता नहीं चला होगा कि क्या इसका मतलब है, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Many of you will know something about Nazi and Hitler, आप लोगों ने, और हिटलर की डिटर्मिनेशन, आप देखिए हिटलर की टाइम टू टाइम मैं आपको कुछ हिटलर की क्वालिटीज भी बताऊंगी। देखिए क्वालिटीज हर एक इंसान में होती है, चाहे वो डिक्टेटर ही क्यों ना हो, पर क्या चीजें हैं जिसने उसको डिक्टेटर बना दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। और हिटलर की डिटर्मिनेशन कि जर्मनी को, उसको उसे जैसे कहते हैं ना, संकल्प लिया हुआ था कि जर्मनी एक बहुत पावरफुल कंट्री बने, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, पर जैसे बनाना चाहा था उसने वो बहुत गलत था, कि ही वांटेड जर्मनी इनटू अ माइटी पावर, और उसका जो एम्बिशन है ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, ये उसका एक सपना था जो कि गलत था। और कैसे उसने ज्यूस को मारा, अत्याचार किया उनके साथ में, वो भी अभी आप देखेंगे इस चैप्टर में। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, नाजिज्म पूरी आइडियोलॉजी है, और अब हम इस चैप्टर में उसी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस सी कि हेलमेट के फादर ने मारा क्यों था, क्या डर था, उनके बेसिस, जो उनका बेस था फियर का, वो क्या था। इन मई 1945 जर्मनी ने एलाइज के आगे सरेंडर कर दिया था, हथियार डाल दिए थे, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। हिटलर और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर उनके गॉबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। सबने, ये देखिए हिटलर, ये रियल फोटोग्राफ है हिटलर की, और गॉबल्स लेफ्ट में है एंड लिविंग आफ्टर एंड हिटलर राइट में, ये दो, ये देखिए ये दोनों इनके राइट और लेफ्ट हैंड है, ये उनके मतलब ये हेलमेट के फादर हैं, और गॉबल्स ये दोनों उनके बहुत ही विश्वसनीय राइट और लेफ्ट हैंडर मतलब फ्रेंड्स थे उनके। और हिटलर और उनका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर और उनकी फैमिली ने सुसाइड कर लिया बर्लिन बंकर में। एट द एंड ऑफ द वॉर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने, जो कि नंबरगर में सेटअप करी गई थी, प्रोसिक्यूट किया नाजी वॉर क्रिमिनल्स को। प्रोसिक्यूट मतलब सजा सुनाई उस क्राइम के लिए जो उन्होंने पीस के अगेंस्ट किया था, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जर्मनी का कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, स्पेशली दोज एक्शंस। अब आगे बढ़ने से पहले आप देखिए एलाइड पावर, एलाइड पावर कौन सी है स्टूडेंट्स, एलाइड पावर प्लीज याद रखिएगा, पूरी हिस्ट्री में एलाइड पावर में कोई चेंजेस नहीं थी। यूके, आपको अगर याद करना है तो ऐसे कर लीजिए, पहले यूके, टू है इसमें, यूएसए, फिर यूएसएसआर, आप देखिए 2 3 4, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन एलाइड पावर्स में। और एक्सेस पावर में कौन है, एक्सेस पावर में मतलब यूके, वही ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस, ये तो हो गई एलाइड पावर्स। बाद में एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान। अभी आप इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है उसके अगेंस्ट उनको सजा सुनाई। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर स्टार्ट किया था, जो रिजल्ट हुआ था किसमें, मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, कि मास मर्डर हुआ था, इनोसेंट सिविलियंस का मास मर्डर हुआ था। नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जूस थे, 2 लाख जिप्सिस थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे, मतलब पोलैंड के लोग थे, 70,000 जर्मन जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल हैं। आप देखिए मेंटली फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए गवर्नमेंट उनके फेवरेबल रूल्स बनाती है, उन्हें डिसेबल भी नहीं कहा जाता, उनको स्पेशली एबल कहा जाता है। हर जगह मॉल्स में प्रेजेंट बता रही हूँ मैं, हर एक गवर्नमेंट हमारी कंट्री में भी है, तो हर जगह उनके बेनिफिट के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, ना कि उन्हें मार दिया जाता है।
Besides innumerable political opponents, नाजीज devised an unprecedented means, मतलब नाजीज ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज तक हिस्ट्री में ना देखा ना सुना गया हो. By gassing them in many centers, and Nuremberg tribunal ने बहुत लिबरल पनिशमेंट दी उन लोगों को. केवल 11 लीडिंग नाजीज को डेथ सेंटेंस दी और कई लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी. रिट्रीब्यूशन डिड कम, पर पनिशमेंट नाजीज को कम मिली. इट वॉज लेस एज कंपेयर टू द ब्रुटैलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ द क्राइम दे डिड. मतलब जो ब्रुटैलिटी, जो अत्याचार इन लोगों ने किया था, उससे बहुत कम पनिशमेंट मिली थी. क्यों? क्योंकि एलाइज ऐसा नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टूडेंट जर्मनी के कारण ही हुआ था, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी को, डिफीटेड जर्मनी को पनिशमेंट दी गई थी, जिसके कारण हिटलर का जन्म हुआ था, तो ऐसा दोबारा ना हो. And everyone came to feel that rise of Nazi Germany could be traced back to the German experience at the end of the First World War. I hope आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि वो मतलब एलाइड को ये पता चल गया था कि नाजी जर्मनी का जन्म कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी के ऊपर पनिशमेंट हुई थी, इम्पोज करी गई थी, जर्मनी को जो बेइज्जती सहनी पड़ी थी, उस बेइज्जती, उस ह्यूमिलिएशन, उस पनिशमेंट के कारण नाजी जर्मनी का जन्म हुआ था. अब वो ये दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने बहुत लिबरल तरीके से जो है वो पनिश किया. वो क्या एक्सपीरियंस था वो आगे हम चल के मैं बताती हूँ आपको. बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक. अब देखिए वेमार रिपब्लिक क्या थी. अब हम स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली में पिक्चर शुरू हुई है. तो नाजी ये चैप्टर अब स्टार्ट हुआ है और अब ये पिक्चर स्टार्ट हुई है और अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में, मतलब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जो अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाई थी, दैट इंट्रोडक्शन वाज ओनली अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन. अब हम पास्ट में आ गए, मतलब हम 1914 में आ गए हैं, कि जर्मनी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसने स्टार्ट किया 1914 में, और 1918 में alongside Austrian Empire and against the Allies. जर्मनी बहुत उस समय हिटलर नहीं था, ये जर्मन एम्पायर था, उसका एम्परर था और जर्मनी का घमंड था. तो इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया ये एलाइड पावर्स थे. ऑल जॉइन द वॉर एंथुजियास्टिकली होपिंग टू गेन, कि उनको ये था कि सभी ने बहुत एंथुजियास्टिकली वॉर ज्वाइन किया. एक्सक्यूज मी. hoping to gain from a quick victory. Little they realized that war could stretch on eventually, कि यूरोप के सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, जैसे आप ये यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं. जर्मनी, इनिशियल गेन जरूर मिले जर्मनी को, फ्रांस और बेल्जियम ऑक्यूपाई कर लिया. एलाइज को कब स्ट्रेंथ मिली? एलाइज को स्ट्रेंथ तब मिली जब अमेरिका ने 1917 में एंट्री ली थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए स्टार्ट हुआ था 1914 में और अमेरिका ने 1917 में उसमें एंट्री ली थी. क्यों इतनी लेट एंट्री ली थी वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी आएगा वो टॉपिक. डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, इंपीरियल जर्मनी की हार, एंड एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर, मतलब एम्परर को एब्डिक्ट कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, उससे अपॉर्चुनिटी मिली पार्लियामेंट्री पार्टीज को जर्मन पॉलिटिक्स को सुधारने की. कहने का मतलब क्या है? इसका सिंपल वे में मीनिंग है कि जब जर्मनी के किंग को कैप्चर कर लिया गया था तो जर्मन में डेमोक्रेसी रिवाइव हुई और जर्मन की एक पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट हुई. और नेशनल असेंबली जो वेमार में मिली, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका फेडरल स्ट्रक्चर था. इसका मीनिंग क्या है कि नेशनल असेंबली मतलब पार्लियामेंट मिली और
जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर और स्टेट की पावर अलग अलग। डेपुटीज जो हैं वो जर्मन पार्लियामेंट जिसका नाम था रीचस्टेग, याद रखिएगा 1 मार्क्स में आ जाता है ये, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट। मतलब जर्मनी ने ये अच्छा स्टेप लिया था कि यूनिवर्सल एल्ड फ्रेंचाइज, राइट टू वोट सबको दिया था, फ्रांस की तरह नहीं कि विमेन को नहीं दिया और पुअर मैन को नहीं दिया, नहीं सबको दिया था उन्होंने। बट ये पब्लिक विमार रिपब्लिक मतलब पार्लियामेंट जो है जर्मनी की, इसको लोगों ने लाइक नहीं किया। क्यों नहीं लाइक किया वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बिकॉज द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हारने के बाद जो टर्म्स थे बहुत ज्यादा वो हार्श थे। द पीस ट्रीटी, आप ये देखिए ये जर्मनी है और जर्मनी ने ये मतलब जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे ये जर्मनी ने ये देखिए बेल्जियम और ये फ्रांस, ये ऐसे सारा उनका मिनरल रिच एरिया ले लिया था। तो ये उन्होंने वर्साइल्स में एलाइज वाज अ ह्यूमिलिएटिंग पीस, मतलब जर्मनी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग फेस करना पड़ा। आप ये देखिए ये 3 मार्क्स में आ जाता है, हाउ एलाइड पावर्स पेनलाइज, कि एलाइड पावर ने कैसे पेनलाइज किया जर्मनी। सारी ओवरसीज कॉलोनीज जर्मनी की चली गई और 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन चली गई, 13% उसकी टेरिटरीज चली गई, 75% आयरन, 26% कोल चला गया, मतलब जो फ्रांस से छीना था वो सब उनको वापस करना पड़ा। पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया, ये सब जर्मनी ने फ्रांस से छीना था और फ्रांस से छीना था और ये सारी कंट्रीज उन्होंने स्लैच करी थी, कॉन्कर करी थी। एलाइड पावर्स ने क्या किया, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया और बिल्कुल कमजोर कर दिया। एंड द वॉर गिल्ट क्लॉज held Germany responsible for the war and damages. Allied countries suffer किया, Germany was forced to pay the compensation और अमाउंटिंग टू ये £6 बिलियन। एलाइड आर्मीज ने मतलब एलाइड आर्मीज ने सारा छीन भी लिया, डीमिलिटराइज भी कर दिया, पनिशमेंट भी दी, बेइज्जती भी करी और इतना फाइन भी इम्पोज किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जर्मनी की हालत बिल्कुल चरमरा गई थी, जैसे आप एक दो कंट्रीज का हमारे पड़ोसी देश का भी आप सुन रहे हैं। एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड the resource rich Rhineland for much of its 1920s. German held the new Weimar Republic. मतलब तब से जर्मनी के आम लोगों में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक बहुत बुरा इफेक्ट रहा। जर्मनी को लगा कि इन सभी चीजों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समझ रहे हैं, अपनी गलतियों, एम्परर की गलती का नहीं लगा उनको, उन्हें ये लगा कि क्योंकि पार्लियामेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट जर्मनी को बचा नहीं पाई और पूरा जर्मनी को उन्होंने एलाइड के आगे बिल्कुल ही हाथ जोड़ लिए, सरेंडर कर दिया। और तब से जर्मनी के आम पब्लिक में वेमार रिपब्लिक की कोई इज्जत नहीं रही और सबने वेमार रिपब्लिक को दोषी मान लिया। अब इफेक्ट्स ऑफ वॉर, मतलब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कि द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट on the entire continent, both psychologically and financially. आप मेरी वीडियोस में चाहे आप 10th की देखेंगे, बार बार आप एनसीईआरटी की बुक का कोई जवाब नहीं है, मीन्स इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप देखिए कितना सुंदर लिखते हैं वो, कि साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली, दिमागी तौर पे भी और फाइनेंशियली भी जर्मनी को कमजोर कर दिया। एक कॉन्टिनेंट जो किसी समय में उधार दिया करता था वो कर्ज में डूब गया। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. Again, a very beautiful and very emotional sentence. कि एक वेमार रिपब्लिक जो कि एक छोटा सा बच्चा था, उसको जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, तो एक छोटा सा इन्फेंट वेमार रिपब्लिक अभी पैदा ही हुआ था कि उसको ओल्ड एम्पायर के पापों की सजा उसको भुगतनी पड़ी, सबने उसको दोषी मान लिया। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट, और सबको लगा कि ये वेमार रिपब्लिक ही है
जर्मनी की बेइज्जती का कारण, जर्मनी को फाइनेंशियली क्रिपल करने का कारण, जर्मनी को पनिशमेंट का कारण, सब वेमार रिपब्लिक को दोषी बना दिया। एंड दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक लाइक सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, वो इजी टारगेट्स बन गए और उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा नवंबर क्रिमिनल कौन थे। 3 मार्क्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यूरोपियन सोसाइटी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट था। पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्ट्रेस दे रहे थे कि मेन शुड बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन, जैसे हिटलर का फादर कहता था। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को बहुत ग्लोरीफाई किया एंड लेकिन ग्लोरीफाई तो किया पर असलियत नहीं बताई कि बेचारे जो आर्मी के लोग हैं वो कैसे पॉइजनस गैस झेल कर, जैसे नॉर्थ कोरिया में भी आर्मी का बड़ा ही बुरा हाल है सोल्जर्स का, जो बीमार हो जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता उनको कंपनसेशन। तो सोल्जर्स की बहुत बुरी हालत थी, जबकि आपको पता है इंडियन आर्मी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड एंड आर्मी को बहुत फैसिलिटीज देनी चाहिए क्योंकि जो वो करते हैं वो बियॉन्ड एप्रिसिएशन, मतलब उसका कोई तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है उनके। They face poisonous gas and enemy shelling, witness their ranks reduce rapidly, aggressive war propaganda and national honor, ये center stage था। And democracy was a very fragile idea, जिसे कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए। तो डेमोक्रेसी क्या था उस समय, जब किसी के पास खाने को रोटी नहीं, तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स का क्या करेंगे वो लोग। और डेमोक्रेसी उस समय एक फ्रेजाइल, ये मैं अपनी भी उस दिन कह रही हूँ, मैं आपको ये मीनिंग समझा रही हूँ, please don't misunderstand me. Democracy was a fragile idea which could not survive the instabilities of inter-war Europe. And so, students, ये आपके लिए आज के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे स्टार्ट करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।